नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े हुए अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं और उनसे जुड़े हुए विशेषज्ञ आपको देते हैं जानकारी और उन पर करते हैं हम विचार विमर्श। आज हम बात करने वाले हैं मानसून और खेती की। जी हाँ, मानसून का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और खास तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था अगर कहें इस मानसून पर निर्भर करती है तो गलत नहीं होगी। खासतौर पर अगर खरीफ फसलों की बात करें तो बहुत हद तक इसकी निर्भरता रहती है और ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि अगर मानसून की बारिश अच्छी होगी तो हमारे खेत लहलहाएंगे। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि इस बार मानसून कैसा रहने वाला है, हमारे किसानों को अपने स्तर पर किस तरह की तैयारी करनी है और कैसे वर्षा जल संचयन भी वो कर सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में है। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर R.K. जैनमणि जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में। आप मानसून के चाल के बारे में बताएंगे, मानसून कैसा रहने वाला है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर वाई शिवे जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में। और शिवे जी हमें क्रॉप्स के बारे में जानकारी देंगे, यानी अलग अलग जो फसलें हैं उनके बारे में। और डॉक्टर अनंता वशिष्ठ जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक कृषि भौतिकी संभाग पूसा नई दिल्ली में। और अनंता जी से भी हम समझेंगे कि प्रबंधन किस तरीके से करें, मानसून भी है, फसलें भी हैं, तो इनके बीच का प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमानों के बारे में आपको हमने बता दिया है और आगे बात करते हैं मानसून के बारे में। तो इस बार मानसून कैसा रहने वाला है और इसका प्रभाव हमारी कृषि पर किस तरह से होता है, इन तमाम बातों को समेटे हुए देखिए हमारी रिपोर्ट। भारत में मानसूनी सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। इस दौरान हुई बारिश खरीफ फसलों की पैदावार के लिए काफी अहम मानी जाती है। यानी अगर मानसून अच्छा हो तो उपज भी भरपूर हो जाती है, लेकिन मानसून कमजोर हुआ तो इसका सीधा असर कृषि पर सूखे के रूप में पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और खेती के लिए मानसून की अहमियत को समझते हुए मौसम विभाग हर साल मानसूनी वर्षा का पूर्वानुमान जारी करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा के दूसरे चरण के दीर्घावधि पूर्वानुमान में इस बार जून से सितंबर के दौरान मानसूनी बारिश के औसत से 96 से 104% रहने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस बार पूरे देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा के सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस मानसून सीजन में मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से ज्यादा बरसात होने की संभावना है। मध्य भारत में ओडिशा, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ आते हैं। इन इलाकों में दूसरी फसलों के साथ मुख्य रूप से गेहूं, धान, कपास और दलहन की बुआई की जाती है। गुजरात में किसान मिर्च, जीरा जैसी फसलों की खेती भी करते हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए मानसून की अच्छी बरसात अच्छी पैदावार की सौगात लेकर आती है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, केरल और लक्षद्वीप आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। वहीं उत्तर पूर्व भारत और उत्तर पश्चिम भारत में बरसात के सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान आते हैं। इन राज्यों में अन्य फसलों के अलावा गेहूं, धान और दलहन की खेती मुख्य रूप से की जाती है। हालांकि कई बार मानसून हर इलाके में एक जैसा नहीं बरसता, यानी कई बार कहीं कम और कहीं ज्यादा बरसात भी हो जाती है। आमतौर पर जिन इलाकों में मानसून के दौरान ज्यादा बरसात होती है, वहां किसान ऐसी फसलों की बुआई कर सकते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जिन इलाकों में कम बरसात होती है, वहां किसान उन फसलों की बिजाई कर सकते हैं जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की जरूरत हो। इसकी जानकारी किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी ले सकते हैं।
तो बिल्कुल अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि जिन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश की संभावना है वहाँ के किसान क्या करें, जहाँ पर बारिश थोड़ी कम रह जाती है वहाँ पर किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किस तरह की फसलों या फिर किस्मों का उन्हें चुनाव करना चाहिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डॉक्टर जैना मनी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, देखिए मॉनसून का इंतज़ार हर किसी को होता है, लेकिन किसान जो है उसका जीवन उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी आमदनी उसके ऊपर निर्भर करती है। सिर्फ मौसम में बदलाव, ठंड या गर्म का मतलब उससे उसका नहीं रहता। तो ऐसे में इस बार का मॉनसून कैसा रहने वाला है, क्या बताता है भारत मौसम विज्ञान विभाग? देखिए, जो अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन आया है, जो भविष्यवाणी है, वो जून मंथ का मंथली जो रहेगा और कौन सा एरिया में कम रेन होगा और कौन सा एरिया में ज़्यादा रेन होगा, और उसके साथ साथ पूरा जो सीजन है 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक सारा भारत में मानसून स्थिति क्या रहेगा। तो पहले अगर बात करें सारा भारत का, तो इस साल ऐसे कुछ फीचर्स नेगेटिवली नहीं है। तो हम अगर ग्लोबल फीचर्स का बात करें, जैसे लानीना चल रहा है और ऐसे ही अप्रैल मई में भी ज़्यादा गर्मी हुआ है, तो ये सारा बहुत इंडिकेट करता है कि मानसून अच्छा रहेगा ओवरऑल जो है। अगर ऑल इंडिया रेनफॉल जो सारा भारत का बारिश का अगर हम हिसाब करें तो पूरा सीजन में जो है टोटल रेन लगभग जो हमारा 89 सेंटीमीटर होता है वो नॉर्मल रहेगा। हम रादर बढ़ाया, इनका मान था 99%, हम 103% दिया अपडेट में। और उसके साथ साथ जून महीने का जो है, सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि मानसून का जो आगमन होता है, ये एडवांस फेज में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर साल का यही स्टोरी है, मतलब यही ऑब्जर्वेशन है, इसमें घबराने का कोई बात नहीं होना चाहिए। और कुछ मीडिया जो बोलते हैं वो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी जैसे हमारा जो रहेगा स्थिति, अभी पेनिनसुलर इंडिया जो दक्षिण भारत कवर कर रहा है, आगे से भी केंद्रीय भारत और हमारा उत्तर पश्चिम भारत को भी आएगा। और यही है कि कौन सा डेट जो है, डेट तो वेरी करता है, कभी 10 दिन लेट में आता है, कभी 10 दिन पहले आता है। जैसे दिल्ली का अगर बात करें, पिछले साल बहुत लेट में आया, 25 के बाद, 25 के बाद जून 27 नॉर्मल डेट होता है। राजस्थान जुलाई फर्स्ट वीक होता है। तो लगभग जो प्रेडिक्शन है जून महीना का सेकेंड हाफ है वो बारिश अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ मानसून का जो आगमन है, अभी तक जो आंकड़ा है कुछ डिले नहीं हुआ है और महाराष्ट्र का कवर टाइम पर करेगा और केंद्रीय भारत भी टाइम पर करेगा। बिल्कुल। तो अभी जो मानसून की चाल है या फिर रफ्तार है, उसमें किसी तरह की हम तब्दीली नहीं देख रहे हैं, जो सामान्य रूप से जो होना चाहिए वैसा ही है। शिव साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए जो रिपोर्ट भी हमने दिखाई तो उसमें भी हमने बताया कि किस तरीके से कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब हम एवरेज निकालते हैं पूरे देश का तो लगता है कि हाँ मानसून अच्छा रहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और किसानों को इसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। आप जो अभी ख़ास तौर पर जो खरीफ सीज़न की फसलें हैं उनके लिए विशेष तौर पर क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मानसून जैसा कि इस साल नॉर्मल रहने की संभावना है, तो बहुत से क्षेत्रों में जो है अलग अलग किस्में लगाई जाती हैं, अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं। तो उस अनुसार जो है किसानों को अपनी तैयारी करने की ज़रूरत है। जैसे विशेषकर मध्य प्रदेश के अंदर जो है सोयाबीन लगाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर जो है कपास लगाई जाती है, या छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार के अंदर जो है धान का बहुत खेती होती है। इसके साथ साथ यदि हम उत्तरी भारत की बात करें, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनकी बहुत खेती होती है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी फसलें भी हैं हमारी, जैसे दाल वाली फसलें हैं, अरहर है, मूंग है, उड़द है, इनकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है खरीफ के मौसम में। लेकिन बात ये ध्यान रखने की है कि जो अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित किस्में उन्हीं को लगाएं, और उसके साथ साथ जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखें, पानी यदि आपके यहाँ अच्छी बारिश हो रही है तो उसका जो है पूरा सदुपयोग करें। सदुपयोग करने का मतलब ये है कि पानी को बाहर ना जाने दें, और यदि पानी बहुत ज़्यादा भर गया है, जैसे हमारी अरहर की है, मूंग की है, उड़द की है, तो वहाँ पानी निकालने की संभावना भी बढ़ जाती है, बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है फसलें, ये भी हम जानते हैं। अनंता जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि देखिए प्रबंधन बहुत ज़रूरी हो जाता है, रेन और क्रॉप, इसके बीच में जब प्रबंधन की बात करते हैं तो इसे हम किस तरीके से समझें? जी, जैसे कि अभी मानसून के समय में विभिन्न फसलें लगती हैं, जिसमें जैसे कुछ धान है, मक्का है, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें, इसके अलावा सब्जी वर्गीय फसलें भी लगती हैं। तो इसमें सभी फसलों को सामान्य रूप से पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे धान है, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तिलहनी या दलहनी फसलें हैं उनको कम पानी की ज़रूरत होती है। तो आपको जो उस हिसाब से जो है
पानी का जो है प्रबंधन करना चाहिए फसलों में। जैसे अभी डॉक्टर सीवे जी ने भी कहा है कि धान के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपको वहाँ पे जो ऐसे मैंने ऊंची बना लीजिए, ताकि अगर बरसात का पानी आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है आपके खेतों में रुक सके। आपकी जैसे तिलहनी फसलें हैं या दलहनी फसलें हैं या सब्जी वर्गीय फसलें हैं, तो ये पानी के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती है। अगर ज़्यादा पानी बरस गया तो उनकी जो जड़ें होती है वो खराब होने की संभावना होती है। तो उसमें जो आप जल निकासी का प्रबंधन कर सकते हैं या फसलों को आप मेंढों में लगा सकते हैं, जिससे जो है आपका पानी से नुकसान नहीं हो सकता। जैसे कि हम देख ही रहे हैं आजकल जलवायु परिवर्तन की वजह से जो वर्षा की तीव्रता है वो ज्यादा हो जाती है, और जो आपके रेनी डे हम जो कहते हैं कि वर्षा के दिन, उनमें कमी आ रही है। जैसे कि टोटल बारिश हम कहते हैं कि जो आपका मानसूनी वर्षा है वो तो आपकी उतनी ही रहेगी, लेकिन जो वितरण है वो आपका सामान्य नहीं रहता है। कभी आपकी बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, कभी आपका ड्राई पीरियड जो सूखा समय है फसलों के दो बारिश के बीच का समय वो ज्यादा रह जाता है। तो अगर आप जो ये जो पानी है जो पानी एकत्रित नहीं, तो आपको ये सलाह दूंगी कि आप खेत के पास में एक पौंडनुमा स्ट्रक्चर बना दीजिए और जो बरसात का पानी आता है उसमें इकट्ठा हो जाएगा। साथ ही जो आप जल निकासी करते हैं खेतों से उसका पानी भी उसमें इकट्ठा हो जाएगा। और जब आपका जो सूखा पीरियड ज्यादा होता है उसमें आप जो पंप की मदद से वो जो पौंड में आपका पानी एकत्रित हुआ है उसको आप फसलों में डाल सकते हैं। इसके आपके कई फायदे होंगे। एक तो आपको पानी मिल जाएगा फसलों में, दूसरा जो खेत का जो उर्वरक है वो पानी के साथ आपका उसमें इकट्ठा हो गया तो फिर से आपके जो खेतों में आ जाएगा, तो ये भी आपका फायदा हो जाएगा इससे। बिल्कुल अनंता जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई, क्योंकि देखिए हम पानी को सिर्फ पानी की तरह लेते हैं कि एक पोषक तत्व है, जितने जो ज़रूरत होती है फसलों को उनमें से एक ये भी है, एक कंपोनेंट है महत्वपूर्ण, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिले। जो अनंता जी ने बताया कि आपके खेत की जो मिट्टी बहती है वो बहुत रिच होती है, वो बर्बाद ना जाए, उस पानी को बर्बाद आप बिल्कुल ना जाने दें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान इसके लिए अपने स्तर पर तैयारी करें, वहाँ पर भी जहाँ पर बारिश कम होती है और वहाँ पर भी जहाँ पर ज़्यादा होती है, दोनों ही स्थिति में आपको अपने स्तर पर ज़रूर तैयार रहना चाहिए। अब बात मैं करती हूँ जनमणि जी से। जनमणि जी, जैसे कि हम वितरण की बात करें, देखिए सारा प्रबंधन जो है इसी बात पर फोकस हो जाता है कि कहीं बारिश ज़्यादा ना हो जाए और कहीं बारिश कम ना हो जाए। लेकिन अगर एक समझने की हम कोशिश करें, एक मेरा सवाल है कि ये दरअसल वितरण कम हो क्यों रहा है? मतलब एक दिन एक क्षेत्र में देखते हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वहीं दूसरी जगह देखते हैं कि कम हो रही है, तो एवरेज तो आपका ज़्यादा निकलता है, लेकिन पानी जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता, प्यास धरती की नहीं बुझती। देखिए, मैं इसका ना जो डिस्कशन है दो बातें बताऊंगा। जो एक तो जो एरिया है, जैसे उड़ीसा है या हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, और जैसे हमारा पश्चिम का जो कोंकण, गोवा, कर्नाटक और केरल, यहाँ तो हर साल ज़्यादा बारिश होता है, फ्लड होता है, ठीक है ना। इसकी जो वेरिएबिलिटी है कम है, चाहे मानसून कैसा भी परफॉर्म करो, लेकिन जो रेन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा बारिश मिलता है, ठीक है। और अगर हम अंदरूनी इलाका का बात करें, जैसे मध्य प्रदेश है या ज़्यादा से ज़्यादा जो राजस्थान है, ये इलाका में जो है एक तो रेनफॉल का जो अमाउंट है 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर टोटल होता है, और राजस्थान में भी तो ऐसा इलाका है टोटल 50 सेंटीमीटर है। तो ये इलाका में जो मानसून का जो जैसे अभी डिस्कशन हो रहा है, यहाँ जो है जो हम रेनफॉल एरिया बोलते हैं कि जहाँ बारिश कम होता है, उसके साथ साथ इसका जो वेरिएबिलिटी है भी, मतलब 6 दिन बारिश हुआ या 2 दिन बारिश हुआ, फिर एकदम ड्राई स्पेल लंबा है। तो ज़्यादा हमारा जो फोकस रहता है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसी इलाका का रहता है कि इनको सही इन्फॉर्मेशन मिले कि कब वेट स्पेल होगा, कब ड्राई स्पेल होगा, सो दैट जैसे दे कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन, पानी को स्टोर करना है, कौन सा सोइंग सीजन कौन सा टाइम में होता है। इसलिए वो मौसम विज्ञान विभाग से जो नियरेस्ट सेंटर है वहाँ से टाइम टू टाइम हमारा SMS जाता है, उसका इस्तेमाल करें। जी, यानी जनमणि जी, जो भी प्रेडिक्शंस होते हैं, पूर्वानुमान होते हैं, इस पर हमारे किसान बहुत गौर करें, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली, जैसे आपने बताया कि हैवी स्पेल की अगर संभावना बन रही है, तो किसान सिर्फ इस सीज़न की फसल को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेप्स ना उठाएं, बल्कि ये भी सोचें कि इस पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। और जैसे कि हाल में हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया, उसमें भी फोकस यही था कि धरती एक ही है और पानी जो है इसे आप लैब में नहीं क्रिएट कर सकते हैं। बारिश होगी, ऊपर से वही पानी आप इस्तेमाल करेंगे या फिर ग्राउंड वाटर होगा, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान पहले से किस तरीके से पानी को बचाया जाए ताकि आगे भी काम आए। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि
एक तो वाटर मैनेजमेंट है, दूसरा क्या होता है कि क्रॉप का जो डिफरेंट स्टेज होता है, तो अकॉर्डिंगली जैसे हैवी स्पेल होता है तो पेस्ट एंड डिजीज, और आपको जो भी खादी या कुछ भी फर्टिलाइजर डालना है तो वेट स्पेल में तो चला जाता है नीचे, ठीक है ना। तो इसीलिए जो मौसम का भविष्यवाणी लेके नॉट ओनली कि आप लगाए धान कि कब आ रहा है मानसून, वो एक है, उसके बाद भी कंप्लीटली मैनेजमेंट जो है वो मौसम का भविष्यवाणी पर होना चाहिए। जी जी। जैसे पेस्ट डिजीज कंट्रोल है, जैसे फर्टिलाइजर लगाना है, तो बारिश को देखते या कब ड्राई स्पेल है वही विंडो में करना चाहिए। जी शिवे जी, इस पे मुझे लगता है और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आप क्या बताना चाहेंगे सर, चाहे वो खाद डालने की बात हो या फिर पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो मौसम या फिर खासतौर पर बारिश की जो संभावना है उसको देखते हुए कैसे हमारे किसान कर सकते हैं? देखिए, बारिश का जो है बहुत बड़ा महत्व है हमारे खाद्यान्न उत्पादन में, विशेषकर जो है खरीफ के मौसम में। ये एक तो पानी पौधों को डायरेक्ट मिलता है, दूसरे जो हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में हम पंप सेट से ट्यूबवेल से पानी को निकालते हैं, तो उसके लिए भी रिचार्ज होना ग्राउंड वाटर बहुत ज़रूरी है, और ये वर्षा पर ही निर्भर करता है। तो इसका बहुत अच्छे ढंग से किसानों को सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि पानी एक ऐसी कमोडिटी है कि इसके बिना खेती नहीं की जा सकती, चाहे वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है चाहे इरीगेटेड है, कैसी भी कंडीशन है, पानी बहुत ज़रूरी है। तो किसानों को, क्योंकि आजकल कृषि विज्ञान केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और वहाँ पे जो मौसम की भविष्यवाणी की सूचना जाती है, और उन्होंने जो है अपने व्हाट्सएप मैसेज से किसानों को जोड़ रखा है, तो उनके हर किसानों के पास में कम्युनिटी सेंटर पर जाती है कि भी अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है या हवा तेज चलने वाली है, या हमको जो है खाद डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक होने की ज़रूरत है, और उनको जो है समय समय पे जो भी उनको मैसेज मिलता है उसी अनुसार जो है, चाहे वो किसी खरपतवारनाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे किसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख कर करें कि आज बारिश होने वाली है तो हम नहीं डालेंगे। यदि थोड़ा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उस समय जो फर्टिलाइजर लगाएं, या हो सकता है उनका कुछ इरिगेशन देने की ज़रूरत पड़े, तो इस तरीके से करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्रॉप की प्लानिंग भी इस तरीके से करनी चाहिए कि जैसे इंटरक्रॉपिंग है या मिक्स्ड क्रॉपिंग है या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ऐसे आयाम यदि वो अपनी कृषि पद्धति में लेकर आएंगे तो वहाँ पे पानी की उपयोग क्षमता बढ़ जाएगी, और उसके साथ साथ उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और यदि कुछ दुर्भाग्यवश किसी कारणवश कुछ ड्राई स्पेल आ जाता है तो वहाँ पे फसल होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जी सर, एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, किसान भाई जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि उनके पास में कोई अवशेष बचा हुआ है किसी फसल का, तो उसको जलाएं नहीं, बल्कि उसको मिट्टी के ऊपर छोड़ें, तो आच्छादन का काम करेगा, मल्चिंग का काम करेगा, उससे उनका जो है पानी का ह्रास कम होगा, और उनकी जो है वाटर रिटेंशन और कार्बन कंटेंट भी बढ़ेगा मिट्टी का। बिल्कुल, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट तो आत्मा मानी जाती है मिट्टी की, और वो जो है पोषक तत्व प्रबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे जैसे माइक्रोबियल बायोमास है, माइक्रोबियल बायोमास कार्बन है, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिड, इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जी लेकिन डॉक्टर शिवे, जैसा कि आपने बताया कि मौसम कैसा रहने वाला है, पूर्वानुमान देखें उसी के अनुसार ही चाहे सिंचाई करनी है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें, खाद डालें या कीटनाशक डालने हैं, उसी के अनुसार हमारे किसान अपनी योजना बनाए। लेकिन एक बात हम ये भी जानते हैं कि किसान जो एक पैटर्न फॉलो करता आ रहा है, मतलब जो परंपरागत तौर पर कि इस फसल में इतनी सिंचाई लगनी है तो 21 दिन बाद हम पहली सिंचाई लगाएंगे, फिर इतने दिन बाद, तो वो भी ये बात सही है कि अगर वो डे मिस हो गया तो उसकी फसल में नुकसान होगा। तो इसे मतलब ये बड़ा जटिल हो जाता है, किसान कैसे समझे इसे? नहीं, समझने की जरूरत ये है कि यदि बारिश हो जाती है, जैसे क्रिटिकल स्टेज बताते हैं कि भाई इस पर पानी देने की जरूरत पड़ती है। धान के अंदर हम बताते हैं कि जिस समय मैक्सिमम टिल्लिंग स्टेज हो या हमारी जो है बालियाँ निकलनी, अंदर ही बननी शुरू हो में, तो उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और बालियाँ इनिशिएशन से और बाली बाहर आने तक तो बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्टेज को ध्यान में रखते हुए किसान भाई पानी का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन उस समय यदि बारिश हो जाती है तो फिर पानी देने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मक्का के अंदर जो है हमारी नी हाई स्टेज है, बहुत क्रिटिकल है पानी के लिए, तो उस समय पानी नहीं लगेगा तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। यदि बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, या नई बारिश होती है तो उस समय सप्लीमेंटल इरिगेशन कहते हैं उसको, पूरक सिंचाई कहते हैं, उस समय सिंचाई करेंगे तो उनकी पैदावार अच्छी होगी। इसी तरीके से जैसे
मैं बताना चाहूँगा कि अरहर की फसल है, अरहर की फसल या मूंग उड़द की फसल को अभी डॉक्टर अनंता वशिष्ठ जी ने बताया कि बेड पे लगाना चाहिए, और आजकल ब्रॉड बेड पे लगा रहे हैं किसान, तो उसी पद्धति को अपनाना चाहिए। तो इस पद्धति को अपनाएंगे तो उनके यहाँ जल भराव की कोई समस्या होती है तो वो उससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी फसल बच जाएगी, और उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, बाहर नहीं जाएगा और जड़ों को भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से यदि कुछ नए आयाम लेकर आएंगे बिजाई के लिए या क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उनसे जो है ज़्यादा हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और हमारी फसल भी अच्छी होगी, और इसके साथ साथ जो हमारे जो दूसरे प्रबंधन के आयाम है वो भी अच्छे हैं। जी अनंता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए जैसा कि डॉक्टर शिवे बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि जब किसान की फसल खेत में होती है या फिर बुआई कर देता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस उसकी फसल होती है, उस वक्त वो उसके आगे पीछे नहीं सोचता, वो उसका पूरा ध्यान ये रहता है कि मेरी फसल कैसे अच्छी हो। तो कैसे यहाँ पर एक सामंजस्य भी रहे और दोनों तरह से काम होते रहे, क्या बताएंगे? जी, इसमें तो मैं किसान भाई बहनों को यह सलाह दूंगी कि उन्हें मौसम आधारित कृषि करनी चाहिए या मौसम आधारित कृषि प्रबंधन उसमें करना चाहिए। उन्हें समय समय पर मौसम की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अभी मानसून के समय जो मुख्य मौसमी तत्व होता है वो बारिश होती है। बारिश केवल सिंचाई के लिए नहीं, खरपतवार नियंत्रण करना है या आपका कीटनाशक है या आपका जो आपकी बीमारियां आ रही हैं उसके प्रबंधन के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी डॉक्टर शिवे ही बता रहे थे कि आपको कब सिंचाई देनी है, आप डिफरेंट स्टेज होती है इसमें आपको सिंचाई देते हैं, और किसान भाई बहन क्या करते हैं कि उसी में दे देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उन्होंने सिंचाई कर दी और उन्हें मौसम की जानकारी नहीं है, उसके तुरंत बाद बारिश आ गई, तो फसलों को जितना पानी चाहिए था उससे ज्यादा पानी उनको फसलों को मिल गया। तो हर चीज को अपना ऑप्टिमम जो कहते हैं उतनी जरूरत होती है। तो अगर ऑप्टिमम से ज्यादा उनको पानी मिल जाता है तो उनकी फसलें खराब हो सकती हैं। इसके अलावा जैसे खरपतवार नाशी डालना है या कीटनाशी डालना है, आपको बीमारियों से बचाना है अपनी फसलों को, तो किसान भाई बहनों को अगर इसकी सूचना नहीं है कि अगले 2-3 दिन में बारिश होने वाली है और उन्हें कीटनाशक आपके फसलों में डाल दिया, तो इसका क्या होगा कि तुरंत उसके बाद बारिश हो गई तो कीटनाशक उसका धुल जाएगा, और धुल के जो है ये आपका मिट्टी को भी दूषित करेगा और वहां से जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। और अगर आपका बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो रन ऑफ करके पानी के साथ बह के जो नजदीकी नाले हैं या नाले से होते होते जो नजदीक के तालाब है उनमें भी चला जाएगा, उसमें मछलियां हैं, अन्य जलीय जंतु हैं, प्रदूषित हो जाएगा, कंटैमिनेट हो जाएगा सब। तो आपका देखो एक तो एनवायरनमेंट पॉल्यूट होने से बच जाएगा अगर आपको मौसम की जानकारी है, आपकी मृदा प्रदूषित होने से बच जाएगा, आपका जो भूजल है वो प्रदूषित होने से बच जाएगा, और आपके जो जलीय जंतु हैं वो भी आपके बच सकते हैं। तो अगर आपको छोटी सी जानकारी एक मिल जाती है तो आपके इतने जो साइड फायदे हैं हम कहते हैं ये फायदे आपके हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी रिसोर्स सेविंग हो जाती है क्योंकि आपने जो है पानी की आपकी बचत हो रही है, आपने पानी लगाया तो पानी लगाने में आपका लेबर का जो खर्चा आ रहा है या डीजल का खर्चा आ रहा है तो वो भी आपका बच जाता है, तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो बच जाता है। बिल्कुल, देखिए यानी कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि मॉनसून का प्रेडिक्शन, उसका पूर्वानुमान कितना सटीक होगा इस पर भी आपकी आय निर्भर करती है, क्योंकि उसी के अनुसार आप आगे की जो कृषि क्रियाएं हैं उनके बारे में विचार कर सकते हैं, उनके बारे में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं। इसीलिए इस विषय को हमने आज शामिल किया अपने कार्यक्रम में ताकि किसानों तक जागरूकता फैले और मानसून के चाल पर वो नजर रखें। लेकिन कई बार समस्या ये आती है कि किसानों तक इतनी सटीक जानकारी सही समय पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि मौसम की चाल इतनी तेजी से बदलती है कि किसान खुद भाप नहीं पाता। तो इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहे विचार विमर्श। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून और खेती की। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है और किसान कितने खुशहाल होंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी, किस हद तक होगी, ये भी निर्भर करता है मॉनसून कैसा रहने वाला है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जनमणि, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, किसान मौसम पर नजर रखता है, मौसम के अनुसार अपनी योजना बनाना चाहता है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी उससे मिलेगी तभी ये संभव होगा कि कल बारिश होने वाली है, तभी वो तैयारी करेगा ना कि आज वो सिंचाई ना लगाए। तो इसके लिए किस तरह का तंत्र बनाया जा रहा है, किसानों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है? देखिए, जो मेनली जो आजकल हमारा जो किसान भाई और बहन के साथ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप हर जैसे ग्राम या डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, जहां हमारा जो लेटेस्ट है 4 बार पर डे बुलेटिन जाता है। सो उसमें हम 2 तरीके का भेजता है। एक है एक नाउकास्ट जाता है जो मेनली सडन डेवलपमेंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट 2-3 घंटा है तो किसान भाई के लिए ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए है। जैसे लाइटनिंग है जो सडनली लोगों के ऊपर, आप सभी को मालूम है बिहार, झारखंड, उड़ीसा में ज़्यादा जाने जाता है, तो उनका सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वो एक SMS जाता है, उसमें ध्यान देना चाहिए अपना सेफ्टी के लिए, क्योंकि जून महीना में ज़्यादा जान को खतरा रहता है, जून जुलाई में जैसे मानसून आगमन का टाइम होता है। और दूसरा एक है कि हमारा जो शॉर्ट रेंज है, मतलब 5 दिन तक जो प्रेडिक्शन है वो आता है, डेली हम लोग भेजते हैं, मैसेज के थ्रू में भेजते हैं। अगर कोई सीवियर वेदर है, लंबा स्पेल है, एक्टिव स्पेल है, मानसून आ रहा है, तो सारा डिटेल कवर करता है। और उसके साथ साथ एक एक्सटेंडेड रेंज, लंबा अवधि का 2 हफ्ते तक वैलिड है, हम भेजते हैं। वो 2 हफ्ते वाले जो 14 दिन का जो प्रेडिक्शन है वो जाता है सभी किसान भाई, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो हमारा होता है, जैसे हर स्टेट में हमारा सेंटर है, तो अगर वो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र का बात हो रहा था, अगर वहाँ संपर्क करे तो सारा डिटेल मिल जाएगा। तो आजकल का जो टेक्नोलॉजी है वो 80% to 90% एक्यूरेटली जो है ड्राई स्पेल है या ज़्यादा बारिश होगा, कितना दिन बरसेगा, वो डिटेल्स आजकल से ही जा रहा है इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। और मैं तो और बोलूँगा कि जो नावकास्ट है उसको अपना सेफ्टी के लिए जरूर व्यवहार करें, क्योंकि ज़्यादा जाने जो है हमारा एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं उन्हीं का भी जाता है। हम अगर पिछले स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल, और पिछली बार का मुझे भी याद भी आता है कि किस तरीके से आप बताए कि लाइटनिंग की वजह से कई बिहार में और जान भी गई, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में। जी, और डॉक्टर शिवे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं मौसम देखते रहें, उसी के अनुसार अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी है वो डेवलप करें। तो ऐसे में ये तो बात हुई सिंचाई की, तो क्या ये सिर्फ सिंचाई तक ही सीमित है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन और बारिश का भी किसी तरह का संबंध है जिसे हमारे किसान ध्यान में रखें? हाँ, देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। किसान भाइयों को ये जानने की ज़रूरत है कि पानी है तो तभी वो अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं। पानी नहीं है तो फिर वो पोषक तत्व भी नहीं डालते हैं, क्योंकि पोषक तत्व जो है पानी से ही लिए जाते हैं, जड़ों के माध्यम से। तो इस तरीके से ध्यान करने की ज़रूरत है। जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है जिस दिन, तो उस दिन जो है उनको नाइट्रोजन नहीं डालनी चाहिए जब तक पानी खेत में खड़ा है। धान के खेत में विशेषकर, क्योंकि धान हमारे भारत में लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होता है, सभी प्रदेश के अंदर होता है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन का बहुत बड़ा ह्रास होता है। और नाइट्रोजन की हम उपयोग क्षमता धान के अंदर देखें वो 25 से 30% से ज़्यादा नहीं है, बाकी लॉस ही होता है। चाहे अमोनिया गैस बनकर उड़ जाता है, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड गैस, या जो है फिर वो नाइट्रेट लीचिंग के द्वारा ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है किसानों को कि जैसे हमारा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उसमें जो है आप फोलियर फीडिंग कर सकते हैं, पानी का घोल बना के पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। और यदि आपकी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है तो उस समय जो नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब पानी निकल जाए खेत से तभी दें, तो इससे हमारी नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ साथ आजकल बायो फर्टिलाइजर्स भी पानी के साथ साथ बहुत अच्छे पोषक तत्व प्रबंधन में हमारी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, अच्छी फसल लेने के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए। इसका भी इस्तेमाल किसान भाइयों को ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ग्रीन मैन्योरिंग है या हमारा सड़ी गड़ी गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो जो है हमारी
मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दूसरा हमारा जो फसल अच्छी होती है, और तीसरा जो हमारा ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी मृदा के अंदर जो है पानी का अवशोषण ज़्यादा होता है, तो पानी बह के नहीं जाता है ऐसी मृदाओं के अंदर। और जो हमारी वैसी मिट्टी होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की कमी है, वहाँ पानी बह के भी चला जाता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी नहीं बढ़ती है। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करें। अभी दूसरे जो है भारत सरकार ने और हमारा इफ्को जो है नैनो यूरिया बना रहा है, तो कुछ नाइट्रोजन और पर्णीय छिड़काव से नैनो यूरिया के माध्यम से भी कर सकते हैं। इससे नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी और श्रम भी इसमें कम लगता है, कम भी लगता है। और इसके साथ साथ कभी कभी हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पौधों के अंदर दिखाई देते हैं कि भी जिंक की कमी होगी, आयरन की कमी होगी। विशेषकर मैं बताना चाहूँगा, जैसे डायरेक्ट सीडी या सीधी बिजाई धान की कर रहे हैं और अभी चली रही है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर किसान, और दूसरी जगह भी करते हैं। तो यदि शुरू में उनके यहाँ आयरन की हरिमाहीनता दिखाई देती है तो उसके लिए जो है वो पर्णीय छिड़काव से कर सकते हैं। बाद में जब बारिश होगी तो फिर उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश अच्छी होती है तो फिर जो है आयरन की कमी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है पानी की और पोषक तत्व प्रबंधन का एक सामंजस्य है, जो एक अच्छा मृदा स्वास्थ्य के लिए और अच्छी उत्पादकता के लिए और अच्छा जो है रिटर्न देने के लिए जरूरी है। जी डॉक्टर अनंता, एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो पहले नहीं होती हैं। अगर बारिश उस क्षेत्र में ज़्यादा हो गई तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता हो जाती है और इसके बाद बीमारियों अपने आप ही आने लगती हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमारे किसानों को, किस तरीके से इसको लेकर वो सजग रहें। जी, जैसे कि आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा है। बरसात के मौसम में जो बीमारी और कीड़े आते हैं, ये जो है एक तो तापमान और नमी, आर्द्रता जो हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उस पर निर्भर करते हैं। और विभिन्न जो ICAR के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है, उन्होंने ऐसे कई मॉडल डेवलप किए हैं जो हम कहते हैं कि डिजीज फॉर वार्निंग मॉडल्स। वो जो है आपके जो मौसम के आधार पे आप उसकी पहले से वार्निंग दे सकते हैं कि फसल की आपकी ये फसल लगी हुई है और ये फसल की कौन सी स्टेज है और इसमें कौन सी बीमारी है, कीड़ा आने वाला है, तो इसकी फॉर वार्निंग पहले से पता चल जाती है मॉडल के आधार पर। तो ये जो है अलर्ट जो है हम किसान भाई बहनों को दे सकते हैं कि भाई आपकी ये फसल लगी है, इसमें ये कीड़ा या बीमारी आ सकती है, तो आप पहले से इस फसल की निगरानी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके लिए किसान भाई लोगों को अपने जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो आपके अनुसंधान संस्थान हैं या आपकी कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उनके संपर्क में, कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में तथा मौसम वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहिए और समय समय पर आपको जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है अपना मोबाइल पे जो है जैसे मेघदूत ऐप अभी बताया है या दामिनी ऐप है, इससे बिजली की आपको जानकारी मिल जाएगी। मेघदूत ऐप है, इसमें आपको मौसम की जानकारी के साथ साथ ही कैसे आपको प्रबंधन करना है, मौसम आधारित कृषि प्रबंधन करना है, ये भी आप उसमें जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जो है प्ले स्टोर से ये जो मेघदूत ऐप है और दामिनी ऐप, इसमें जी ये बहुत अच्छा आपने बताया। मेघदूत ऐप के बारे में तो काफी प्रचार प्रसार हुए। दामिनी ऐप जो लाइटनिंग का है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि बिजली का प्रेडिक्शन भी पता चल सकता है। देखिए, बिजली का जो प्रेडिक्शन है वो मॉनिटरिंग है। हमारा जो सिस्टम है, कहीं कहीं इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उसके साथ साथ सैटेलाइट बेस्ड भी हम लोग को पता चलता है। तो आधा घंटे विदिन 1 आवर वो मैसेज जाता है कि जस्ट फॉर वार्निंग, मतलब कहीं इलाका में हो रहा है, आगे जाएगा। तो उसको हम लोग ये जैसे बताए कि जो दामिनी ऐप है उसके थ्रू में आपको पता चलेगा कौन सा एरिया में वो एक्टिविटी चल रहा है या थोड़ा बहुत होने वाला है। वो मैपिंग के वजह से वो गूगल ऐप में दामिनी डाउनलोड करके कर सकते हैं बिजली की गिरने का जो है। और जैसे बताया मेघदूत में आपका पूरा अपना एरिया का भी आप देख सकते हैं, लोकेशन और जो जगह है वहाँ क्या बारिश का संभावना है वो मिल सकता है डिटेल। जी, इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पे जैसे बरसात के मौसम में आप खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि खरपतवार काफी आती है और खरपतवार का जो मुख्य फसल है उससे काफी प्रतिस्पर्धा होती है। वो मृदा से पोषक तत्व तो लेती है, इसके साथ साथ जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको भी बाध्य करती है, क्योंकि उनकी बढ़वार जो है मुख्य फसल से ज्यादा हो जाती है और वो जो मुख्य फसल है उसको प्रकाश कम मिलता है, तो उसकी
बढ़ोतरी रुक जाती है और या कम हो जाती है, तो इसका काफी उपज की गुणवत्ता पे भी इसका असर पड़ता है। तो समय समय पर जो आपको खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए, इससे आपके जो मृदा है उसमें भी क्या होगा कि जो हवा का आदान प्रदान अच्छे से होगा, हवा का आदान प्रदान अच्छा होगा तो आपकी जो जड़ें होंगी वो भी मजबूत होंगी, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व वो जमीन से ले लेगी, अच्छे से आपका प्रकाश संश्लेषण होगा और आपकी जो उपज की गुणवत्ता है और उत्पादकता दोनों में बढ़ा होगा। जी जी बिल्कुल। तो अभी आपने बताया, देखिए सुनने में बातें बहुत आम सी लगती है लेकिन इसका प्रभाव वो बहुत दूरगामी होता है और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है फसलों पर। जयरमणि जी, जैसा कि हम मानसून की बात कर रहे हैं और पहले तो जो तरीका होता था कि विंड्स किस तरफ हवा बह रही है और आसमान में बादल छाए या नहीं छाए उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जाता था, लेकिन अब तो सब चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक हो गई, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम मानसून को ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो हमारे देश का मानसून किस तरह का है, नेचर ऑफ मानसून क्या है? नहीं, देखिए ये मतलब जानकर हम गर्व अनुभव करना चाहिए कि जो मानसून है वो भारत में सबसे ज़्यादा रेन होता है। अगर सारा विश्व का जो क्लेम करते हैं, जैसे अमेरिका भी क्लेम करता है हमारा मानसून है, या कहीं भी आप जो ट्रॉपिकल एरिया है, मानसून मतलब विंड एक्चुअली मेनली हवा का गति एंड हवा का दिशा। तो हमारा भारत का ऐसा नेचर, मतलब हमारा जैसे लैंड है केरला से लेकर के हिमालय अगर जाएं, और हमारा दो जो समुद्र है, जो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। हिमालय तो एक जो है, जो हमारा हवा आ रहा है समुद्र से उसको रुकता है। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा ये पूरा रेगिस्तान बन जाता है, ठीक है ना। सो हमारा जो रेन का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा है। जैसे अगर किसी के साथ कंपेयर करें तो मानसून का सबसे ज्यादा रेन होता है हमारा पूर्वोत्तर, सभी को मालूम है, मौसिनराम है, चिरापुंजी है, उसके साथ साथ हमारा जो कोंकण का क्षेत्र है, चाहे कर्नाटक का क्षेत्र है, बहुत ज्यादा बारिश होता है। 200 मतलब 2500 मिलीमीटर एक्चुअली, 250 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। तो ये हमारा का पूरा साल का जो पानी है और बिजली भी है मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि खेती तो है ही है, उसके साथ साथ हमारा जो पूरा जीवन है मानसून के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसीलिए मानसून बहुत अहम माना जाता है साउथ एशिया के लिए, पर्टिकुलरली हमारा भारत के लिए है। जी जी। शिवेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्रॉप के हिसाब से अगर हम बात करें, खरीफ की जो फसलें हैं अगर उनके बारे में एक एक करके और बारिश से जोड़कर अगर इसको थोड़ा समझना चाहें तो किस तरह से बताएं? हाँ, देखिए जैसे भारत के अंदर जो लगभग खरीफ में जो राइस है, धान है, सभी प्रदेशों में उगाया जाता है। इसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है, बिना पानी के धान नहीं हो सकता। तो इसके लिए बारिश का बहुत बड़ा रोल है। और जो ये हमारी खाद्यान्न की जो पूर्ति के लिए नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कमाने हमारी के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है, और इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी जरूरी है। जैसे पिछले साल जो लगभग हमने 32-36 हजार करोड़ रुपए का जो है रिकॉर्ड एक्सपोर्ट धान का किया है, तो उससे अर्निंग हुई है। तो उस तरीके से धान के प्रबंधन के लिए ये ज़रूरी है कि पानी का जो है सदुपयोग करें। और विशेषकर मैं पंजाब हरियाणा में, क्योंकि बासमती की खेती होती है, यहाँ बताना चाहूँगा इस माध्यम से कि वो डायरेक्ट सीधी बिजाई करेंगे, डायरेक्ट सीडिंग करेंगे तो उसमें पानी की बचत होगी और पानी कम लगता है। लगभग उसमें 25 से 30% पानी की बचत हो सकती है, क्योंकि हमको जो है लगभग उसमें 20-22 इरीगेशन देनी पड़ती हैं, लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड राइस है उसमें हमको जो 28-30 इरीगेशन देनी पड़ती हैं। और साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा, जैसे हम पर्लिंग करते हैं उस समय यदि बारिश नहीं होती है तो उसमें लगभग हमारा 15 लाख लीटर पानी लग जाता है पर्लिंग के अंदर। तो उस पानी की बचत कर सकते हैं हम सीधी बिजाई करके। लेकिन ये सीधी बिजाई जो है अभी कर लें वो बारिश आने से पहले, ताकि उनका जमाव हो जाए। तो इस तरीके से जो है धान के अंदर पानी का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन मक्का है, ज्वार है, बाजरा, इनको थोड़ा कम पानी की जरूरत पड़ती है। मक्का ज्वार बाजरे को हमेशा जो रेज बेड पर लगाना चाहिए, रिज पर लगाना चाहिए। तो रिज पर लगाएंगे उससे दो फायदे होंगे, एक तो उनकी फसल को नुकसान नहीं करेगा पानी यदि अधिक हो जाता है, और दूसरा उनका ग्राउंड वाटर कहीं पानी, खेत का पानी खेत में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। और ये हमारा स्लोगन भी है और ये हमारा विजन भी है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, गांव का पानी गांव में ही रहे। तो इस तरीके से यदि बिजाई करेंगे वो मक्का ज्वार बाजरे के अंदर, तो उनकी फसल अच्छी होगी। और हमारा, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। अब बात आती है कपास बहुत हमारी प्रमुख सफेद सोना भी कहा जाता है इसे। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत मतलब अच्छी क्रॉप है। तो ये लगभग जो ये पंजाब में भी, हरियाणा में भी होती है, राजस्थान में भी होती है,
गुजरात में भी होती है और हमारे लगभग महाराष्ट्र में और हमारे जो मध्य प्रदेश में इनमें सभी प्रदेशों में होती है। तो इसके लिए जो है आजकल ये बताते हैं हम कि रेज बेड पे लगाएं। रेज बेड पे लगाएंगे तो उनका ये फायदे होंगे कि 2 लाइनें आ जाएंगी और 2 लाइनों के बीच में खूड बन जाएगा, तो अधिक पानी होगा तो खूड के अंदर जो है वो अवशोषित हो जाएगा, फसल को नुकसान नहीं होगा। अब आती है जैसे गन्ने की बात। गन्ना एक हमारी बहुत ही कॉमर्शियल क्रॉप है, सभी जानते हैं। चीनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सभी खाते हैं लगभग। तो इसके लिए जो है पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है गन्ने के लिए। गन्ने के लिए पानी खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है गन्ने की पानी जो सहन करने की क्षमता वो अधिक है और इसको पानी की भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसको भी जो है इस तरीके से जब लास्ट जुताई करें, लास्ट अर्थिंग करें, तो गन्ने के ऊपर जो है मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ा देंगे तो उनकी जो है गूल बन जाएंगी और गूल के अंदर जो पानी रहेगा तो पानी बाहर बह कर नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है, यदि अधिक पानी भर भी जाता है गन्ने के अंदर, तो गन्ने की फसल को जो है बांधने का जरूर सोचें, उसको जो है गिरने से बचाने के लिए। अब बात आती है जैसे हमारी जो है कुछ दाल वाली फसलें हैं। दाल वाली फसलें भी हमके लिए बहुत जरूरी है, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, पोषण सुरक्षा के लिए भी प्रोटीन का स्रोत है। और विशेषकर जैसे हमारा अरहर है, अरहर दूसरे नंबर पर आती है चने के बाद में, और लगभग सभी प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है। और लंबी अवधि की भी है, मध्य अवधि की भी है और बहुत कम अवधि की भी किस्में पूसा ने निकाली है, पूसा अरहर 16 करके, वो भी लगा सकते हैं किसान भाई। तो पानी के अनुसार जो लगा सकते हैं, लेकिन उसको भी जो है रेज बेड पे ही लगाना चाहिए, यानी कि खूड बना कर जो हमारी बेड बनी हुई है उस पर लगाना चाहिए। और मूंग उड़द को तो पहले से ही बताते हैं 2-3 लाइन लग जाएंगी और उसके बाद में जो है पानी का जो है कोई नुकसान नहीं होगा और फसल अच्छी होगी। या कीट प्रबंधन करने में या खरपतवार नियंत्रण में भी यदि रेज बेड पर लगाएंगे तो उसमें काम आता है। और जो हमारे किसानों की एक ये शिकायत रहे या कहें समस्या रहती है कि दलहन लेने में थोड़ा सा वो घबराते भी हैं कि बारिश अगर ज़्यादा हो गई तो फसल को नुकसान हो जाएगा, काफ़ी सेंसिटिव होती है ये फसल। तो ऐसे में जैसा कि डॉक्टर शिवे आपने बताया कि रेज्ड बेड यानी कितना ऊंचा होना चाहिए, किस तरीके से, मतलब रेज बेड किस तरीके से? लगभग जो है ये 5 से 8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और उस तरीके से उस पर लाइनें भी 2-3 आ जाती हैं। तो इसके यही फायदा होता है कि हमको खरपतवार नियंत्रण करना है तो खूड के अंदर जाके हम होइंग कर सकते हैं, या किसी को इंसेक्टिसाइड डालना है तो उसके कूड़ के अंदर चलकर डाल सकते हैं। और जो एक्सेस पानी है वो कूड़ के अंदर आ जाता है, वो जड़ों में नहीं रहता है। तो इसका ये फायदा है। तो रेज बेड जो है बहुत ही जरूरी है। हालांकि किसान कुछ क्षेत्रों में जागरूक हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी उनको जागरूक होने की जरूरत है ताकि उनकी फसल को वाटर लॉगिंग से बचाया जा सके और उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। जी, और डॉक्टर अनंता आप क्या बताना चाहेंगे, जो कीट और बीमारियों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि दलहन में ये समस्या काफ़ी रहती है? इसके लिए आपको मौसम की जानकारी होनी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मौसम आधारित फॉरवार्निंग मॉडल हैं, तो उस फॉरवार्निंग मॉडल के आधार पर आप जो है आने वाले कीड़े और बीमारी की जानकारी समय पर ले सकते हैं। और जब मौसम आपका अच्छा है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, उसी समय आप जो कीड़े या बीमारी को बचाने के लिए उसमें कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं। जब अगर बारिश आने वाली है तो आप कभी भी उसमें छिड़काव ना करें। और जैसे कि अभी डॉक्टर शिवे जी भी बता रहे थे कि धान के लिए और इनके लिए बारिश की मानसूनी जो वर्षा होती है वो काफी अच्छी होती है, एक टाइप से वरदान है। और जो पिछले कई वर्षों के सांख्यिकी के आंकड़े हैं उनसे भी ये पता चला है कि अगर मानसूनी वर्षा, जैसे हम एक तो सिंचाई के रूप में पानी दे रहे हैं, दूसरा आपका जो मानसूनी वर्षा हो रही है, तो अगर मानसूनी वर्षा अच्छी हो रही है तो उससे जो फसल की जो गुणवत्ता होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। इन दोनों में जो मानसूनी वर्षा है और फसल की गुणवत्ता उपज है, इसमें एक सकारात्मक रिलेशनशिप है। अगर आप सिंचाई का पानी ज्यादा देते हैं तो उसमें उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं आएगी बजाय आपकी मानसूनी वर्षा की। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप जो है मौसम के बारे में जानकारी अवश्य लें और अपने क्षेत्र में कौन सी फसल लगानी है, फसल का चुनाव इसी आधार पर करें कि आपके वहाँ पे कितनी बारिश होने वाली है। अगर बारिश ज्यादा होने वाली है तो जो पानी को लविंग क्रॉप है, जैसे धान है या कपास है या गन्ना, वो वाली फसलें लगा सकते हैं। और अगर बारिश कम हो रही है तो वहाँ पे आप जैसे बाजरा है या दलहनी है या तिलहनी फसलें लगा सकते हैं और उसमें समय समय पर मौसम आधारित प्रबंधन आप कर सकते हैं। इससे आपका नहीं रिसोर्स की तो सेविंग होगी, आपकी लागत में भी कम आएगी और आपकी जो उपज है उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। और अगर गुणवत्ता अच्छी है तो आपको उसका जो है बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, जैसा आप पूछ रहे थे ना
कैसे इंसेक्ट और डिजीज का प्रबंधन करें। और क्योंकि जैसे डॉक्टर अनंत अवस्थी जी ने पहले भी बताया था कि बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से कीड़े मकोड़े और बीमारियां ज़्यादा आती हैं। तो किसानों को ये सलाह देंगे हम कि वो जागरूक रहें, अपने खेतों में जाते रहें, देखते रहें कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं आ गए हैं या कोई बीमारी तो नहीं आ गई है। अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र नज़दीक के हैं वहाँ से वो सलाह लेते रहें। और दूसरे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डेवलपमेंटल एजेंसीज हैं उनसे कांटेक्ट करते रहें। सही दवा का सही समय पर इस्तेमाल करें और जब बारिश ना हो रही हो तभी जो है उसका स्प्रे करें। और ये आपको वार्निंग मिल जाती है कि भाई आज बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, फिर आपको जो है किसी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी, चाहे कोई डिजीज है चाहे कोई आपका बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी। एक भारत मौसम विज्ञान विभाग और आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से एक परियोजना, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, ग्रामीण कृषि मौसम सलाह चलती है। तो ये हर केवीके में कृषि विज्ञान केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसमें भी ये जानकारी जो है आप हर शुक्रवार और हर मंगलवार को ले सकते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहा, पिछले सप्ताह मौसम कैसा रहा, आगे आने वाले दिनों में क्या करवट बदलेगा। और मौसम आधारित कृषि प्रबंधन, चाहे वो कीड़े मतलब वो एग्री एडवाइजरी भी मतलब साथ साथ में कृषि सलाह भी रहती है, आप वहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए कई तरह की व्यवस्था है किसानों के लिए कि उन्हें सही जानकारी, सटीक जानकारी और सही समय पर मिलती रहे, क्योंकि खेती में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और अगर आप कृषि में अनुशासन के साथ नहीं चलेंगे तो उसका नुकसान आपको फसलों के रूप में देखने को मिलेगा, यानी उस तरह की उपज आपको प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ रुक सकता है लेकिन खेती नहीं रुकती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अब मौसम पूर्वानुमान को लेकर किसानों में किस तरह की जागरूकता है और किस हद तक उनका विश्वास पैदा हुआ है। छोटा सा ब्रेक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं खेती और मॉनसून की। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जनमणि जी, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपने पूर्वानुमान देखा है तो उसको बिल्कुल आप मानकर आगे बढ़ें। तो आपको किस तरह का फ़र्क लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से भी काफ़ी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका प्रभाव या फिर इसका असर किसानों पर किस तरह का देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए जैसे जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं महाराष्ट्र का बात करूँ, कुछ राज्यों हैं जहाँ जो पेनिट्रेशन है जिसको माना जाता है बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र में तो हर कृषक के पास जो भी जागरूकता है पहुंचता है, ग्रामीण कृषि केंद्र है, जैसे वहां तक लेवल पर पूरा आयोजन है। लेकिन कुछ एरिया है, जैसे झारखंड एरिया है, कुछ एरिया बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल का पेनिट्रेशन हो, व्हाट्सएप का हो, तो जहाँ जहाँ नेटवर्किंग कम है फिर भी मतलब जैसे ग्रामीण कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचता है, लेकिन कृषक का पर्सनल जागरूकता बहुत जरूरी है कि वो उनका जो जैसे बात हो रहा था नियरेस्ट कहाँ है, इंफॉर्मेशन कौन देता है, तो एक बार एक चैनल बन जाए और वो व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहाँ मेंबर बन जाए तो आपको देखिए एक तो मिलता है कि पिछले हफ्ते में कैसा बारिश था और वो भी दर्शाता है, जैसे हमारा कलर भी रहता है, जैसे ग्रीन कलर मतलब बहुत ज्यादा बारिश चल रहा है, ठीक है ना, तो फ्लड का सिचुएशन क्या रहेगा, तो अपने आप को एक शिक्षणीय या शिक्षित हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा सारे किसान भाई और बहन को कि वो जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जरूर इस मानसून का पहले वहाँ दर्शन वहाँ जाके विजिट करें और डिटेल उनसे ले, विशेषज्ञों के टच में रहे, उनके संपर्क में रहे। दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉट ओनली हमारा जो एग्रीकल्चर का जो क्रॉप है वो उसके लिए चाहिए, बट खुद का सेफ्टी के लिए भी। जैसे आजकल जो है जलवायु का परिवर्तन वजह से बारिश का जो परिमाण है बहुत बढ़ जाता है, एकदम से
400 मिलीमीटर, 500 पिछले साल देखे होंगे कि उससे काफी नुकसान भी हो जाता है। वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है उनको, नावकास्टिंग के रूप में, वार्निंग के रूप में, सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टाइम स्केल में मिल जाता है, लोकेशन एरिया में भी मिलता है। बिल्कुल डॉक्टर शिवे, क्योंकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, किस तरह का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर मानसून का आप देखते हो? कि हम देखते हैं कि जिस दिन भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मानसून का प्रेडिक्शन होता है तो अच्छा हुआ तो शेयर बाजार मुस्कुरा उठता है, अगर गड़बड़ रहता है तो मुरझा जाता है। तो इतना प्रभाव है मानसून का हमारी अर्थव्यवस्था पर, उसे किस तरीके से उसका असर दिखाई देता है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मानसून का जो है हमारी खेती पे बहुत, आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ज़रूरी है हर मामले में, चाहे वो खाद्यान्न का उत्पादन है, चाहे दलहन उत्पादन है, चाहे तिलहन उत्पादन है, चाहे हमारी गन्ने की फसल है, चाहे हमारी धान की फसल है, सभी फसलों के लिए, क्योंकि खरीफ के मौसम में अधिक उत्पादन होता है हमारा, और बरसात के दिनों में यदि पानी का हम अच्छा सदुपयोग करते हैं और बरसात की सूचना मिल जाती है किसानों को, तो उनके चेहरे पे अलग से मुस्कान आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि उनकी फसल जो है, हम कितना ही पानी दे लें धान और गन्ने के लिए, जब तक ऊपर से मानसून की बारिश नहीं होती तो ये दो फसलें बहुत अच्छे ढंग से नहीं होती है। तो इस वजह से जो है हमारी अर्थव्यवस्था में जो मानसून का है बहुत बड़ा रोल है, चाहे हमारा खाद्यान्न उत्पादन है, चाहे एक्सपोर्ट में है, चाहे हमारा किसान की खुशहाली है, चाहे हमारी देश की अर्थव्यवस्था है। तो उस सब में जो है मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये बहुत ही मतलब जरूरी है, और ये इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना और समय से होना बहुत जरूरी है अच्छी पैदावार के। डॉक्टर अंता, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि अभी बताया कि मानसूनी वर्षा से काफी फायदा होता है, मैं तो ये कहूंगी कि अभी जो पूर्वानुमान है उसकी जो सटीकता है उसमें काफी अच्छा आ रहा है, क्योंकि पहले जैसे हम देते थे मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट जो हम देते थे IMD से जो मिलता था वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलता था, तो उसके आधार पर ही जो है मौसम आधारित परामर्श बनाए जाते हैं। लेकिन अब ये ब्लॉक लेवल पे आ गया है। बिल्कुल, तो ब्लॉक लेवल पे आने से इसकी जो है एक्यूरेसी जो है अच्छी हो गई है। तो अगर एक्यूरेसी अच्छी होगी तो जो मौसम आधारित हम सलाह दे रहे हैं वो भी आपकी अच्छी होगी, सटीक होगी, और उससे जो किसान भाई बहनों को ज्यादा फायदा होगा। जी बिल्कुल, तो जानकारी का सटीक होना बहुत जरूरी होता है, और खास तौर पर जैसे कि हम कह रहे हैं जब खेती की बात करते हैं तो मौसम का क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये शायद बताने की भी जरूरत नहीं है, ये हम सभी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने अपनी राय रखी और महत्वपूर्ण चर्चा में आपने जानकारी साझा की हमारे किसानों तक। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का विषय विचार विमर्श में, जिसमें हमने बात की मॉनसून और खेती के बारे में। आशा करते हैं कि आज की चर्चा में जिन बातों को हमने आप तक पहुंचाया है हमारे किसानों से जरूर लाभ लेंगे। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम यानी विचार विमर्श हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान की YouTube चैनल पर देखें विचार विमर्श। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, मुलाकात होगी अगले अंक में विचार विमर्श के। तब तक के लिए आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए